टाइपराइटर। जुम्मे 1931 में लीबिया के गांव थनोर जोड़ में पैदा हुआ। वालिद बचपन में फौत हो गया। खानदान इंतहाई गरीब था। ये लोग मेंढक और कीड़े खाने पर मजबूर थे। जुम्मे ने 5 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया और इंतहाई खौफनाक मजदूरियों से होता हुआ आखिर में मोटर मैकेनिक बन गया। कुदरत ने उसे मशीनें समझने की सलाहियत दे रखी थी। ये हर किस्म की मशीन को समझ भी जाता था और उसका फॉल्ट भी दूर कर देता था। ये जवानी में कंबोडिया के दारुल हुकूमत पुनोम पीम शिफ्ट हो गया और जैसे तैसे मिडिल क्लास जिंदगी गुजारने लगा। 1960 की दिहाई में कंबोडिया में खाना जंगी शुरू हो गई। वियतनाम में अमेरिका बैठा हुआ था। सोवियत यूनियन ने अमेरिका को शिकस्त देने के लिए वियतनाम के कम्युनिस्टों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वियतनाम अमेरिका और रूस की प्रॉक्सी बन गया। ये जंग फैलते फैलते कंबोडिया में दाखिल हो गई। अमेरिका कंबोडियन हुकूमत को फुल सपोर्ट देने लगा और रूस कंबोडियन कम्युनिस्टों को असलहा और रकम देने लगा और यूं मुल्क शदीद खाना जंगी का शिकार हो गया। जुम्मे न्यूट्रल था। वो एक आम मजदूर था। उसके पास सरकारी गाड़ी आ जाती थी तो वो उसे भी ठीक कर देता था और अगर किसी कम्युनिस्ट का स्कूटर या ट्रक खराब हो जाता था तो वो उसे भी रिपेयर कर देता था। ये अमलन अमेरिका और रूस दोनों से वाकिफ नहीं था, लेकिन जंग जब भी छिड़ती है तो ये अपने और पराये को नहीं देखती, ये सबको निगल जाती है। लिहाजा जुम्मे के साथ भी यही हुआ। अमेरिकी नजाद हुकूमत बनी तो उसने जुम्मे को रगड़ दिया और ये रो पीट कर उनके लिए काम करता रहा। और 1975 में जब मुल्क पर कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया तो ये मिल्कियत की तरह उनके कब्जे में चला गया। कम्युनिस्टों के लीडर का नाम पोल पॉट था। वो अपनी जात में व्लादिमीर लीनिन था। उसने 1975 में अपने गुरीलों के जरिए पुनोम पीम पर कब्जा कर लिया और सारी आबादी को शहर से निकाल दिया। 50 लाख लोग बच्चों, बूढ़ों और बीमारों के साथ अंधाधुंध दौड़ने लगे। ये लोग रास्ते में कीड़े, मेंढक और पत्ते खाते थे और खुले आसमां के नीचे सोते थे। चुनाचे हजारों लोग रास्ते में मर गए। कम्युनिस्ट फोर्सेस भी लोगों को रोककर गोली मार देती थी। पूरे मुल्क में लाशें बिखरी हुई थीं। नकल मकानी के शिकार उन लोगों में जुम्मे और उसका खानदान भी शामिल था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इस सफर के दौरान कम्युनिस्टों को पता चला जुम्मे मैकेनिक है। नई हुकूमत ने पूरे मुल्क के लिए ब्लैक यूनिफॉर्म लाजमी करार दे दी थी। हुकूमत ने कपड़ों की तमाम फैक्ट्रियां, गोदाम और दुकानें कब्जे में ले ली। कपड़े को स्याह रंग में रंगा और मुख्तलिफ साइज के लिबास बनाकर आवाम में तकसीम करना शुरू कर दिए। हुकूमत को इस काम के लिए 2 किस्म के लोग चाहिए थे, दर्जी और सिलाई मशीनें ठीक करने वाले मैकेनिक। जुम्मे मैकेनिक था जबकि उसकी बीवी दर्जन। लिहाजा उन दोनों को उनके बच्चों समेत दारुल हुकूमत लाया गया। बीवी और छोटी बच्चियों को सिलाई पर लगा दिया गया जबकि जुम्मे को मशीनों की रिपेयरिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उसे हफ्ते में सिर्फ एक बार अपनी बीवी से मुलाकात की इजाजत दी जाती थी। ये लोग बाकी 6 दिन एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं सकते थे। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कम्युनिस्ट हुकूमत ने मुल्क में 129 जेलें बना रखी थी। ये लोगों को उठाते थे, जेलों में फेंकते थे और कैदी उसके बाद बहिमाना तशद्दुद का रिस्क बनकर मर खप जाते थे। पुनोम पीम में भी 8 दर्जन जेलें थी। टुअल स्लिंग जेल उनमें से एक थी। ये इमारत बुनियादी तौर पर हाई स्कूल था। कम्युनिस्ट हुकूमत ने कब्जा संभालते ही इसे जेल में तब्दील कर दिया। जुम्मे को इस जेल में लाया गया तो उसकी हौलनाकी ने उसकी रूह तक तार तार कर दी। जेल में कैदियों पर इतना जुल्म किया जाता था कि जुल्म को भी तरस आ जाता था। कैदियों को जंजीरों में बांधकर फर्श पर नंगा लिटा दिया जाता था। उनके जिस्मों पर इतने ताजियाने बरसाए जाते थे कि वो अपने ही खून में डूब जाते थे। तशद्दुद के बाद उन्हें जानवरों की तरह छोटे छोटे पिंजरों में बंद कर दिया जाता था। कैदियों को अपना बोलो बरास चाटने पर मजबूर किया जाता था। खुराक न होने के बराबर थी। चुनाचे ये लोग चूंटियां, कॉकरोच और छिपकलियां तक खा जाते थे। टुअल स्लिंग जेल स्लिंग में 12,000 कैदी थे। इन कैदियों को शहर से बाहर खेतों में ले जाया जाता था। खेती बाड़ी कराई जाती थी और ये लोग जब तशद्दुद, नामसाइद हालात और भूख से मर जाते थे तो इन्हें वहीं दफन कर दिया जाता था। उन खेतों को आने वाले दिनों में किलिंग फील्ड्स का नाम दिया गया। ये आज भी सैकड़ों की तादाद में कंबोडिया में मौजूद हैं और वहाँ 10-10 हजार लोगों की इज्तमाई कब्रें हैं। उस जमाने में कंबोडिया की कुल आबादी 70 लाख होती थी। पोल पॉट ने उनमें से 30 लाख लोगों को कत्ल कर दिया।
यूं कंबोडिया की 1/3 आबादी का सफाया हो गया। पोल पॉट सिर्फ कैदी को नहीं मारता था, बल्कि जेल से बाहर उसके पूरे खानदान को भी कत्ल कर दिया जाता था, ताकि मुस्तकबिल में कोई शख्स उससे इंतकाम न ले सके। कैदियों को कत्ल करने के लिए गोली मारना जुर्म था। क्यों? क्योंकि कैदियों पर गोली जाया करना कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ समझा जाता था। चुनाचे कैदियों को ज़िबाह किया जाता था या फिर पत्थर और ईंटें मार मार कर उनका सर कुचल दिया जाता था, या फिर उन्हें इंतहाई जख्मी हालत में खाई में गिराकर उन पर मिट्टी डाल दी जाती थी। चुमे तोल्सलिंग जेल में रहा। ये खौफनाक तशद्दुद का निशाना बना, लेकिन ये एक खराब टाइपराइटर की वजह से मौत से बच गया। टाइपराइटर उस जमाने में अहम तरीन सरकारी मशीन थी। तोल्सलिंग के जेलर का टाइपराइटर खराब हो गया। उसे बुलाया गया और चुमे ने टूटी हड्डियों के बावजूद टाइपराइटर ठीक कर दिया। ये कारनामा दूसरी जेलों तक गया तो वहाँ से भी टाइपराइटर्स आने लगे। ये उन्हें भी रिपेयर कर देता था। जेलों के बाद सरकारी दफ्तरों से भी टाइपराइटर्स की आमद शुरू हो गई। हत्ता के चूमे को पोल पॉट का टाइपराइटर भी ठीक करना पड़ गया, लिहाजा उसकी महारत ने उसे बचा लिया। तोल्सलिंग जेल के 12,000 कैदियों में से सिर्फ 7 जिंदा बच्चे और चूमे उन खुश नसीबों में शामिल था। उन 7 में से 2 अब तक हयात हैं। उन दोनों ने अपने जेल के दिनों पर किताबें लिखी। ये किताबें बेस्ट सेलर भी रहीं और उन पर अब तक दर्जन के करीब फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। कंबोडियन हुकूमत ने तोल्सलिंग जेल को जीनोसाइड कत्ले आम म्यूजियम बना दिया। चुम्मे और जेल के दूसरे सर्वाइवर्स बुमैंग दोनों इस म्यूजियम के मुलाजिम हैं। एक की उम्र 98 साल है और दूसरे की 51 साल। दोनों को कम दिखाई देता है, लेकिन ये इसके बावजूद अपनी डबडबाई आंखों से रोजाना सैकड़ों सयाहों से मिलते हैं। ऑटोग्राफ के साथ उन्हें अपनी किताबें पेश करते हैं और उनके साथ तस्वीरें बनवाते हैं। जुम्मा 9 दिसंबर को मैंने भी चुम्मे के साथ तस्वीर बनवाई और $10 के इवज उसकी किताब खरीदी। वो अपने राशाज़दा हाथों के साथ देर तक मेरा हाथ झुलाता रहा और अपनी जुबान में मुझे और मेरे खानदान को दुआएं देता रहा। वो हर सयाह के खानदान को सलामती की दुआ देता है। क्यों? क्योंकि पोल पॉट ने उसका सारा खानदान कत्ल कर दिया था। उसकी 2 बेटियां थीं। उस खाना जंगी की भेंट चढ़ गईं। ये अपने खानदान की कब्रों तक से वाकिफ नहीं। खानदान की अहमियत को उससे ज्यादा कोई नहीं जानता, लिहाजा ये अपने हर मुलाकाती के खानदान के लिए सलामती की दुआ करता है। तोल्सलिंग जेल पोल पॉट की जेलों में S21 कहलाती है। शहर के ऐन दरमियान थी। मैं जेल में दाखिल हुआ और उसके मुख्तलिफ सेल्स देखे। आप यकीन करें, ये सेल्स हौलनाक हैं। तशद्दुद के आलात आज भी वहाँ मौजूद हैं। दीवारों और फर्शों पर 40 साल बाद भी खून के निशान बाकी हैं। कैदी दर्द की शिद्दत में अपने नाखूनों से दीवारें छीलते रहते थे। नाखूनों के निशान भी अब तक मौजूद हैं। कैदियों की तस्वीरें और किलिंग फील्ड से निकलने वाली खोपड़ियों की तस्वीरें भी दीवारों पर लगी हैं। स्कूल में बास्केटबॉल का एक कोर्ट था। ये कोर्ट बाद-अज़ां टॉर्चर सेंटर बना दिया गया। कैदियों को पोल से लटकाकर रस्सों से खींचा जाता था और इस दौरान उनकी हड्डियां टूट जाती थीं। वो कोर्ट भी आज तक मौजूद है और इंसान खा कितना ही संग दिल क्यों न हो, वो इस मैदान में खड़े होकर अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरी आंखें छलक पड़ी। स्कूल के आखिर में कैदियों के डरबे थे। बरामदे पर खारदार तारें लगी थीं, जबकि क्लासरूम्स के अंदर ब्लॉक से छोटे छोटे डरबे बना दिए गए थे। हर क्लासरूम में 30-30 डरबे थे, 15 इधर और 15 उधर। उनमें कैदियों को जानवरों की तरह बंद कर दिया जाता था। सेलों में वॉशरूम नहीं थे। अगर कैदी जिस्मानी जरूरत से मजबूर हो जाता था तो उसे अपना फर्श अपनी जुबान से चाट कर साफ करना पड़ता था। खाना इंतहाई कम दिया जाता था ताकि कैदियों में भागने की सकत ना हो। बरामदों पर खारदार तारें लगी थीं। गाइड ने बताया किसी खातून ने बरामदे से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। जेल हुक्काम ने उसके बाद तारें लगाकर बरामदे बंद कर दिए। पोल पॉट कैदियों को अपनी मर्जी से मरने की सहूलत भी नहीं देना चाहता था। मैं आखिर में चुम्मे और बोमिंग के पास गया। वो दोनों अपनी बेनूर आंखों से मुझे टटोल टटोल कर देख रहे थे और पूछ रहे थे, अल्लाह ताला ने तुम लोगों को हर किस्म के दुख से बचा रखा है, लेकिन तुम इसके बावजूद क्यों परेशान रहते हो? अल्लाह का शुक्र क्यों अदा नहीं करते? उसने तुम्हें हर किस्म के इम्तिहान से बचा रखा है। तुम्हारी जिंदगी में कोई पोल पॉट नहीं।
मैंने चूमे का हाथ चूमा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसने मुझे जिंदगी की उन सख्तियों से महफूज रखा जिन पर मौत को भी तरस आ जाता है, जिन्हें देखकर शैतान भी कांप उठता है। या परवरदिगार, तेरा एहसान है, हम किसी काबिल नहीं हैं।